जब हम further wait नहीं कर रहे, we are gonna start. So this was the topic that we were going to begin today. इससे पहले हमने जो last topic किया वो ये वाला है, and both are closely related. So we'll just take 5 minutes to overview what we did in the last chapter ताकि फिर हम आगे continue कर सकें. Kinetic model of matter में आप ये पढ़ते हैं, all matter, everything is made up of particles, and we call those particles solid atoms or molecules. These particles are continuously moving in different manners, and particles के बीच में attractive या repulsive forces होती हैं. Solid, liquids और gases तीन phases of matters होते हैं, तीन states of matter होते हैं, और इनकी different properties हैं. इनकी shape, इनका volume, इनकी density, इनकी compressibility सबकी different है. वो सब आपके सामने उसकी summary लिखी हुई है. बहुत कॉमन चीज़ें, कोई इसमें बहुत सरप्राइजिंग या डिफिकल्ट चीज़ नहीं है. बहुत ही बेसिक जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि किसकी शेप फिक्स्ड होती है, किसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, किसकी डेंसिटी हाई होती है, लो होती है, कौन सा कंप्रेसिबल है, कौन सा नहीं कंप्रेसिबल है. फिर उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने 4 पॉइंट्स यूज किए हैं. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स, उसकी भी समरी है. सो यूजिंग दीज पॉइंट्स यू कैन एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज. उसके बाद हमने चेंजेस ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा कि सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होता है तो इसे मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड अगर गैस में चेंज होता है उसे बॉइलिंग कहते हैं, गैस अगर लिक्विड में चेंज होता है तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं, लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज हो उसे फ्रीजिंग कहते हैं. मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक ही टेम्परेचर पे होती है किसी भी सब्सटेंस की, जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, या फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं. और बॉइलिंग और कंडेंसेशन किसी भी लिक्विड और गैस के बीच में किसी भी एक सब्सटेंस की एक ही टेम्परेचर पे होता है, जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. अगर आप किसी चीज को हीट करो, तो ये एग्जांपल जो है वो वाटर का एग्जांपल है. -18 से मैंने उसे हीट करना शुरू किया तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, पानी यहाँ पे मेल्ट हो रहा है. सो आइस वाटर में तब्दील हो रही है, एंड देन इट कीप्स गोइंग अप इन टेम्परेचर इन लिक्विड फॉर्म, एंड देन व्हेन इट रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है. अब मेल्टिंग, यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग में हम नोटिस कर रहे हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इवन दो हीट हम कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं, even though heat is being continuously provided, but during the state change process, during the melting and boiling process, the temperature remains constant. और ये बात जो हम आगे इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है. सो पार्टिकल्स क्योंकि मोशन में होते हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. जब आप उसे हीट करते हो तो आप उसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हो, और वो एनर्जी वो क्या किस लिए यूज करते हैं, पार्टिकल्स अपनी मूवमेंट को, अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज करते हैं. सो द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग मोर एंड मोर, व्हिच मींस पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी व्हेन यू हीट समथिंग. तो पार्टिकल्स की जब ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उनके मोशन बढ़ रहा है, एंड दैट्स व्हाट राइजेस द टेम्परेचर, वो दैट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो ये बात हमें समझ में आ गई कि काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है. एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, और जब कोई चीज कूल डाउन हो रही है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी. ऑलराइट. उसके बाद हमने ये चीज पढ़ी थी कि टेम्परेचर को अगर आप कम करना शुरू करें, इफ यू स्टार्ट कूलिंग समथिंग, you can cool it up to a certain point. There is a lowest possible temperature in the universe, and that lowest possible temperature is called absolute zero. उसकी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू होती है -273 केल्विन. इससे ज्यादा अगर आप टेम्परेचर कम करने की कोशिश करें तो आप नहीं कर सकते. दिस इज वेयर यू कैन नॉट रिमूव एनी फर्दर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द पार्टिकल्स. यस, एक मिनट होल्ड करो, आई जस्ट रिप्लाई टू अ स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं. जस्ट कीप रीड दिस एंड फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. ओके. सो हमने कहा कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को कूल करना शुरू करते हो तो यू कांट रिमूव its energy any further after a certain point, and that point is called absolute zero, जिसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में क्या है, -273 केल्विन. बट साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर -273 केल्विन एक लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है तो क्यों ना एक न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर बनाए जिसको आप केल्विन में मेजर करें टेम्परेचर को, और उस एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू हम 0 केल्विन भी रखते हैं. सो देयर आर 2 डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. ये देखो 2 डिफरेंट स्केल्स चल रहे हैं. ये वाला स्केल जो है इसका यूनिट है, ये केल्विन में मेजर हो रहा है.
और ये वाला जो है, ये वाला हम जो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं। ये सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर है। इसको केल्विन में हम 0 केल्विन कहते हैं और डिग्री सेल्सियस में से हम -273 कहते हैं। अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन को कन्वर्जन जो है वो आपको बीच में सिखाई हुई है। जब ये टेम्परेचर +10 डिग्रीज बढ़ेगा तो इसके अंदर भी +10 करो, देखो ये -263 पे आ गया। इसको फर्दर और इंक्रीज करो, इसके अंदर 263 का अगर इंक्रीज आ रहा है तो इसमें भी 263 का फर्दर इंक्रीज आ रहा है तो ये 0 पे आ गया। इसमें फर्दर 100 का मैं इंक्रीज कर रहा हूँ अगर, तो देखो इसकी वैल्यू ये हो गई, और इसके अंदर फर्दर 100 इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू ये हो गई। तो ये सेम टेम्परेचर है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और ये और ये सेम है। तो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अगर आपने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो बहुत ईजी है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला बहुत आसान है। अगर आपके पास टेम्परेचर है केल्विन में और आपने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर दो, केल्विन में से -273 कर दो। और अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, सो यू वांट द टेम्परेचर इन केल्विन एंड यू हैव द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो उसके अंदर आप सिंपली +273 कर दो। सो केल्विन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए और डिग्री से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही आसान हमारे पास तरीका है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि गैसेस जो है वो प्रेशर कैसे अप्लाई करती हैं। गैसेस का प्रेशर किन चीजों पर डिपेंड करता है? सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं दे आर ऑलवेज मूविंग अराउंड, एंड व्हेन दे मूव अराउंड दे बम्प इनटू द वॉल्स ऑफ द पार्टिकल। यू कैन सी यहाँ पे कोलिजन्स हो रही हैं, ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो इवेंचुअली वॉल से कोलाइड करेंगे इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस। So particles are moving randomly with different speeds and different directions. They collide with the walls of the container, और जब वो वॉल से कोलाइड करते हैं तो वॉल पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। और बहुत सारी कोलिजन्स हो रही हैं तो बहुत सारी फोर्स लगेगी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। अगर हम उन सारी फोर्सेस को एवरेज आउट कर लें और उसको एरिया से डिवाइड करें, फोर्स ओवर एरिया, तो आपके पास क्या आ जाता है? प्रेशर आ जाता है। So since the particles are colliding with the walls of the container and exerting forces in all direction, therefore any gas will exert pressure on its container from the inside towards outside। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा कॉमन है। उसके बाद हमने इस चैप्टर के अंदर आखिरी चीज ये की थी कि गैस की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर। इन तीनों चीजों को आपस में लिंक करने की कोशिश की थी वन एट अ टाइम। सो फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले पढ़ा कि आप टेम्परेचर और प्रेशर को आपस में कैसे लिंक कर सकते हैं। व्हाट इज द लिंक बिटवीन द टू व्हाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम अगर अनचेंज रहे तो प्रेशर और टेम्परेचर आपस में कैसे रिलेटेड है। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम और प्रेशर आपस में कैसे रिलेटेड है। एंड देन अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में कैसे रिलेटेड है। एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट दीज रिलेशनशिप्स वी आर थिंकिंग ऑफ द टेम्परेचर इन केल्विन, we are not thinking of the temperature in Celsius, Kelvin scale की अगर हम बात करेंगे। So when I say temperature 0 हो गया, I'm saying 0 Kelvin, not 0 degree Celsius. They are not the same. Okay? तो रिलेशनशिप हमने ये देखा था कि अगर आप प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ तो किसी भी गैस का, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0,0 बनता है। ठीक है, 0,0 का ग्राफ बनता है टेम्परेचर और प्रेशर का आपस में। तो इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर किसी भी गैस के आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें अजम्पशन ये है कि वॉल्यूम गैस का कांस्टेंट है और गैस का मास भी कांस्टेंट है, गैस और वॉल्यूम का मास चेंज नहीं हो रहा। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकती है, इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? थिंक अबाउट दिस। सो यू हैव अ कंटेनर और इस कंटेनर में आपने फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस रखा हुआ, कंटेनर का साइज चेंज नहीं होगा। आप इसमें गैस को हीट करोगे, जब आप गैस को हीट करोगे तो गैस के पार्टिकल्स कौन सी एनर्जी गेन करेंगे? कोई मुझे बता सकता है? अब मुझे जवाब दो, एनीवन हु कैन टेल मी। जब आप गैस को काइनेटिक एनर्जी, तो पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे? उनके मोशन में क्या चीज डिफरेंट हो जाएगी? उनके बिहेवियर में कोई चेंज आएगा? प्रेशर नहीं, हम ये जब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो उनके बिहेवियर में हम कोई चीज नोटिस करेंगे। इफ यू कुड सी द पार्ट, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि वो ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं, स्लो मूव कर रहे हैं। आफ्टर हीटिंग क्या होगा? हीटिंग में स्लो मूव करेंगे। हीट करने के बाद बेटा ज्यादा पार्टिकल्स को फास्ट मूव करना चाहिए,
अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा गेन करेंगे तो ज्यादा फास्ट मूव करना चाहिए ना। जी ये बात समझ में आ रही है? बाकी जी दोनों को ये बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? इफ वी हीट द यस पार्टिकल्स Yes, sir. तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनको ज्यादा फास्ट मूव करना चाहिए। सो इफ दे शुड मूव फास्टर, व्हाट शुड हैपन? दे शुड हिट द वॉल्स मोर ऑफन। क्या हम ये बात कर सकते हैं कि अगर पार्टिकल ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और वो फास्टर मूव करेंगे तो दे विल कोलाइड विद द वॉल्स, एक तो विद अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एज इन मोर नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगी इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, और ज्यादा फोर्स के साथ भी वो कोलाइड करेंगे सिंस दे आर मूविंग एट अ हायर स्पीड। बोथ ऑफ दीज थिंग्स विल लीड टू द इंक्रीज इन प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने बोला था तो इसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिर्फ ये मीनिंग नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है। इसका असल मतलब ये है कि जितना टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा प्रेशर भी उतने ही टाइम्स इंक्रीज होगा। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई से इनिशियली द टेम्परेचर वाज 250 केल्विन and pressure was 100 pascals, what will be a new pressure if I increase the temperature to 500 kelvin? कोई आंसर गेस कर सकता है यहाँ पे? Anyone who can guess the answer? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर इस बात हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समझने लगे। हमने कहा रिलेशनशिप टेम्परेचर और प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनिशियल टेम्परेचर था 250, फाइनल टेम्परेचर था 500। तो अगर इनिशियल प्रेशर था 100 तो फाइनल प्रेशर क्या होना चाहिए? एनी गेसेस? क्या ख्याल है बच्चों? 200. एग्जैक्टली सो हमने इस बारे में कैसे सोचा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही ये है कि अगर एक चीज की वैल्यू डबल होगी तो दूसरी की वैल्यू भी डबल होगी। अगर एक चीज हाफ होगी तो दूसरी भी हाफ होगी। अगर टेम्परेचर को मैं 3 टाइम्स इंक्रीज कर दूंगा, प्रेशर भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू। एंड यू कैन कैलकुलेट दिस वेरी इजीली यूजिंग द फॉर्मूला T1 over P1 is equals to T2 over P2। ठीक है, सिंपल इनफ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑलराइट, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक बात नोटिस करनी है कि मैंने जब टेम्परेचर को मेंशन किया तो कौन से यूनिट से मेंशन कर रहा हूँ? केल्विन में। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, इट इज ओनली पॉसिबल इफ द टेम्परेचर इज इन केल्विन। इन डिग्री सेल्सियस ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा नो डाउट, बट यू कैन नॉट कैलकुलेट इट लाइक दिस कि भाई वो डबल होगा तो वो दूसरा भी डबल हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर दैट, जस्ट कीप दैट इन माइंड। उसके बाद दूसरा रिलेशनशिप हमने देखा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशनशिप जो है वो ये है कि वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो प्रेशर और वॉल्यूम का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो इट इज अ ग्राफ लाइक दिस। इट्स अ कर्व व्हिच डज नॉट टच ईदर ऑफ द एक्सिस बट इट्स अ कर्व लाइक दिस। और अगर मैं P वर्सेस 1 ओवर V का ग्राफ प्लॉट करूं, मतलब वॉल्यूम के रेसिप्रोकल को प्लॉट करूं, तो मेरा ग्राफ ये बनेगा। और ये आपको ग्राफ्स की शेप बेटा याद रखनी है। अगर P और V का ग्राफ बनेगा तो ऐसा बनेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल की निशानी है। और अगर P वर्सेस 1 ओवर V का ग्राफ भी बनेगा तो भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0,0 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सा ग्राफ बनेगा। दोनों असम्पशंस याद होनी चाहिए। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बोल रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देन वी आर अज्यूमिंग that temperature is constant during that time and mass of the gas is also constant. अब इस बात को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो, मेरे पास एक सिलेंडर था और उसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन को मैं आगे या पीछे मूव कर सकता हूँ, सो आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। आई कैन बेसिकली गिव द गैस मोर स्पेस और गिव द गैस लेस स्पेस। सो मेरे पास पहले ज्यादा स्पेस थी, वॉल्यूम 80 cm³ था, प्रेशर था 100 kilopascals। I decrease the volume, I pushed the piston in, मैंने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। Can anyone guess what should be the new value of the pressure if I'm saying they're inversely proportional? मैंने वॉल्यूम को 40 नहीं होगा, नहीं, नो नॉट 40। सोचो, प्रेशर की इनिशियल वैल्यू क्या है? 100। वॉल्यूम की इनिशियल वैल्यू क्या है? 80। वॉल्यूम मैंने कम किया या बढ़ाया है? कम किया। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? वॉल्यूम के कम होने से प्रेशर बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। अब हाउ मेनी टाइम्स हैव आई डिक्रीज द वॉल्यूम? दोनों वॉल्यूम्स को कंपेयर करो। 3 टाइम 4 टाइम्स 4 टाइम्स डिक्रीज किया ना, वॉल्यूम से डिवाइड फिर हुआ। 140. नहीं, नॉट 140, यही तो समझाने लगा हूं। वॉल्यूम 4 से डिवाइड हुआ है, राइट? जी तो प्रेशर होगा 4 से मल्टीप्लाई 4 400 टाइम्स। नॉट सेइंग 40, वो उसमें जो है वो 40 का इंक्रीज आया तो 40 का डिक्रीज आएगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। 4 टाइम्स
4 टाइम्स डिवाइड हुआ है, मतलब अपनी इनिशियल वैल्यू से 4 गुना छोटा है वो, तो ये वाली 4 गुना बढ़ जाएगी वैल्यू, which means this should be 400. 400. But you can calculate this very easily using the formula P1 V1 is equals to P2 V2. P1 और V1 क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम की इनिशियल वैल्यूज, और P2 V2 क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम की फाइनल वैल्यूज। देखो मैंने कैसे कैलकुलेट किया हुआ, यहाँ पे डाला 100 P1, 80 V1। फाइनल प्रेशर मुझे नहीं पता था, मैंने लिख दिया उसको P2 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय V2 की वैल्यू क्या लिखी है मैंने 20, जो कि मुझे पता थी। आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P2, तो मैंने इसको 20 को वहां जाकर डिवाइड कर दिया, इन दोनों सारी कैलकुलेशन की, मेरे पास आंसर आ गया। आर वी क्लियर? अब इस बात को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाई इज द प्रेशर इंक्रीजिंग, सो यू कैन एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बहुत ईजी टू एक्सप्लेन है। देखो जब मैं गैस का वॉल्यूम कम कर रहा हूं तो अब पार्टिकल्स के पास कम जगह है, राइट? पार्टिकल्स की मोशन में पहले तो बताओ कोई फर्क आएगा? should I notice any change in the speed of the particles or not? Particles speed would be slow. नहीं होगी स्लो। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, सोचो जरा। पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे वैसे ही मूव करेंगे जैसे पहले मूव कर रहे थे, नो चेंज। रीजन फॉर दैट इज कि पार्टिकल्स के टेम्परेचर हमने चेंज, गैस का टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया, हम टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे, टेम्परेचर तो सेम रखा है, तो पार्टिकल्स की स्पीड में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। देखो मैंने एरोज इसीलिए उसी साइज के बनाए हैं जो इनकी स्पीड को शो कर रहे हैं, बट जब मैं स्पीड को तो सेम रख रहा हूं फिर भी प्रेशर बढ़ रहा है, वजह बेटा जगह कम है, वॉल्यूम कम हो गया, सो पार्टिकल्स की जो कोलिजन है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट होंगी। नाउ दे विल कोलाइड मोर ऑफन विद द वॉल्स सिंस दे हैव लेस स्पेस, ज्यादा कोलिजन्स होंगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर? एनी कंफ्यूजन्स? नो सर। ऑलराइट, तो हमने दो रिलेशनशिप देख लिया, अब आखिरी रिलेशनशिप टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का रिलेशनशिप। ये हम बेसिकली, मैंने काफी टाइम लगा दिया चैप्टर में, ये पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन मैं पूरा शुरू से दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम अगला चैप्टर जब आप आज स्टार्ट करें, हम आज वाला चैप्टर पूरा नहीं कवर करेंगे, हाफ कवर करेंगे, बट हम इन सारी चीजों को कनेक्ट कर सकेंगे आपस में। सो हमने पहली बात तो ये देखी कि प्रेशर वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशनशिप है, टेम्परेचर और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ द गैस को हम रिलेशनशिप पढ़ने लगे। टेम्परेचर अगर केल्विन में और वॉल्यूम, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट अगेन अजम्पशन ये है कि प्रेशर कांस्टेंट है उस दौरान और गैस का मास कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ भी इस तरह का बनेगा जिसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है, कीपिंग इन माइंड टेम्परेचर केल्विन में मेजर हो रहा है। अब इस बात को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? कैलकुलेशन तो बिल्कुल उसी तरह हो सकती है जैसे आपको अभी बताई थी पीछे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की टेम्परेचर डबल होगा, वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। बट अब जरा इस बात को एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। लुक एट दिस गैस, एक सिलेंडर है, ये क्या बनाए हुए मैंने, गैस के पार्टिकल्स बनाए हुए हैं। ये एक पिस्टन है, पिस्टन इज फ्री टू मूव, पिस्टन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, पिस्टन अंदर या बाहर फ्रीली मूव कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अराउंड इट, डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर अराउंड इट। अब इनिशियली गैस का वॉल्यूम कम है, इनिशियली गैस का वॉल्यूम कम है, मैंने गैस को और अंदर गैस के पार्टिकल्स पिस्टन पे अंदर से प्रेशर लगाते हैं, हमने ये बात पढ़ी थी कि पार्टिकल्स जब मूव करते हैं दे विल हिट द वॉल्स एंड द पिस्टन, सो प्रेशर ऑन द इनसाइड इज शोन फ्रॉम ओवर हियर। लेकिन पिस्टन पे बाहर से भी एक प्रेशर लगता है, ये कौन सा प्रेशर है जो बाहर से लगता है? ये किस प्रेशर? ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अभी इस वक्त इनिशियली ये दोनों प्रेशर बराबर थे, क्या ये शुरू में दोनों प्रेशर बराबर थे, सो द पिस्टन स्टेड वेयर इट वाज, बट व्हेन यू हीट द गैस, जो आप गैस को हीट करेंगे तो अंदर वाला प्रेशर को क्या हो जाएगा, ये जो अंदर वाला प्रेशर है इस पे कोई इफेक्ट आएगा गैस को हीट करने से? सोचो, गैस को हीट करने से क्या अंदर वाले प्रेशर पे कोई फर्क आना चाहिए, पार्टिकल्स के बिहेवियर में कोई चेंज आएगा? यस सर। क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, सोचो। सर वो ज्यादा स्लोली मूव करेंगे, दोबारा कोलिशन कम हो जाएगी। सोचो, हीट कर रहा हूं मैं गैस को, कूल नहीं कर रहा, हीट कर रहा हूँ सर बढ़ेगी।
मैं अभी बढ़ेंगे। वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ कि गैस को मैं हीट कर रहा हूँ। अभी मैंने पिस्टन को मैंने खुद से मूव नहीं किया, मैंने सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया है। सो जब मैं गैस को हीट करूंगा, इसके पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और वो फास्टर मूव करेंगे। अगर वो फास्टर मूव करेंगे तो गैस का इनसाइड वाला जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और उसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगी। कैन वी एग्री ऑन दिस? यहां तक बात समझ में आती है? ऑलराइट। अगर Yes. अंदर वाला प्रेशर बढ़ Yes. जाएगा, मतलब शुरू में इनिशियली लेट्स सपोज गैस का प्रेशर भी 100 किलो पास्कल था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 100 किलो पास्कल था। जब मैंने हीट किया, हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अंदर वाला प्रेशर लेट्स सपोज बढ़ के हो गया 130, बाहर वाला प्रेशर तो उतना ही है। अब पिस्टन पे नेचुरली किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अंदर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? पिस्टन को कहाँ मूव करना चाहिए? बाहर की तरफ। पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा। सो पिस्टन मूव्स आउटवर्ड्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेस ज्यादा दिखाई है क्योंकि पिस्टन हीट करने के बाद बाहर मूव कर गया। लेकिन अब याद करो, हमने पढ़ा था कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो उससे प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब ये वाला वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उससे प्रेशर कम हो जाता है। वापस दोबारा प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब मैं हीट किया तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, बाहर का प्रेशर तो उतना ही है, पिस्टन बाहर मूव करेगा। लेकिन जैसे जैसे पिस्टन बाहर मूव करता रहेगा, ये गैस का प्रेशर वापस कम होके 100 पे आ जाएगा, और जब ये प्रेशर दोबारा बाहर वाले प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो पिस्टन वहां जाके रुक जाएगा। तो इवेंचुअली गैस के प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इट इज स्टिल 100 एज इट वाज, बट ओवरऑल पिस्टन अब बाहर मूव कर गया है। पिस्टन अगर बाहर मूव कर गया, दैट बेसिकली मींस कि ओवरऑल गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है गैस का टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। ओके, तो ये सारी एक्सप्लेनेशंस आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, इनके हम क्वेश्चंस भी करेंगे, पास पेपर के एग्जाम्स करेंगे, एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे। न्यू चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वेरी क्लोजली लिंक टू द सेम चैप्टर, बट इसमें कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बात को यहाँ से। इस चैप्टर को 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स टू दिस चैप्टर। सबसे पहला पार्ट है थर्मल एक्सपेंशन, सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस एक्सपैंड क्यों करती हैं और कैसे करती हैं। फिर उसके बाद है हीट की और हीट एनर्जी की कैलकुलेशंस हैं। जब टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे होते हैं तो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की कैलकुलेशन है। एंड देन लास्ट वी आर गोइंग टू talk about melting, boiling and evaporation, what are the differences between these, and further evaporation को भी देखेंगे कि इसका boiling से क्या difference है और कौन से factors इसको affect करते हैं। अब सबसे पहले हम चैप्टर के हम सबसे पहले इस वाले पार्ट से डील करेंगे। ये आज हमारा इस चैप्टर का सबसे की पार्ट है, ये वाला, इससे हम जो आज डील करेंगे। ऑलराइट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, अब ये वाली बात पॉइंट नंबर 1 जरा रीड करो। डिड वी ऑलरेडी डिस्कस इट इन द लास्ट चैप्टर कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। हमने ऐसे कहा था कि ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी, हमने कहा था वैसे पार्टिकल्स की कौन सी एनर्जी गेन होती है, हमने स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया था। बट लेट्स फर्स्ट डिफाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी होती क्या है उसको पहले समझ लें। हर चीज किस चीज हर ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट? Every matter is made up of particles. We call them atoms or molecules. The particles are always in motion. So particles have kaun si energy? Kinetic energy. But particles are also held together by forces. And due to the forces of attraction, particles also have potential energy. So particles के पास 2 टाइप की एनर्जी है, kinetic and potential. अब हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती, बिकॉज they all have different speeds and they all are moving in different directions. उनकी स्पेसिंग भी इवन नहीं होती बल्कि रैंडम स्पेसिंग होती है तकरीबन हर मटेरियल में, सॉलिड्स को छोड़ के। लेकिन pretty much the whole energy, the type of energies that are distributed between the particles are always almost random. तो ये जो randomly distributed kinetic और potential energy है, हमारी जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है सारे पार्टिकल्स की, किसी भी सब्सटेंस के सारे पार्टिकल्स की, इन दोनों टाइप्स की एनर्जीज, सारे पार्टिकल्स की अगर आप सम कर दें, सो दैट कलेक्टिवली इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। अब ये बात आपने इस चैप्टर में बहुत की है कि याद रखनी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है पार्टिकल्स के मोशन पे, उनकी स्पीड ऑफ मूवमेंट पे,
और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है उनकी स्पेसिंग या उनके बीच में जो फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करती है। ऑलराइट, अब याद रखो जब पार्टिकल्स का टेम्परेचर राइज करता है, हमने ये लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, अभी लास्ट चैप्टर में रिवाइज की, जब टेम्परेचर राइज करता है तो पार्टिकल ज्यादा फास्ट मूव करते हैं। इससे कौन सी वाली एनर्जी को फर्क पड़ रहा है? काइनेटिक एनर्जी को फर्क पड़ रहा है। लेकिन याद रखो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ ताकि तुम लोग भूलो नहीं किसी भी हाल में इस बात को, ये बात भूलनी नहीं है किसी भी हाल में। इसमें बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में, ये चैप्टर में बात पूछी जाती है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, राइट? अब मेल्टिंग और बॉइलिंग में आप एनर्जी तो दे रहे हो, तो अगर आपने पानी को बॉइल करना है आप एनर्जी तो देते हो, पानी को हीट करते हो ना उसे। या अगर किसी चीज को मेल्ट करना है, कोई लेट सपोज किसी मेटल को आपने मेल्ट करना है व्हाटएवर, तो आपको उसे हीट तो करना पड़ेगा। अब किसी भी चीज को, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को मेल्ट करना है, या वैक्स है, वैक्स को मेल्ट करना है, यू हैव टू प्रोवाइड हीट टू इट। तो एनर्जी तो दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो फिर कहाँ जा रही वो एनर्जी? याद रखो जब आप पार्टिकल्स को, किसी भी सब्सटेंस को मेल्ट या बॉईल कर रहे हो तो उस दौरान पार्टिकल्स की स्पेसिंग जो है वो बढ़ रही होती है, दे मूव फर्दर अपार्ट, और उनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो आप ब्रेक कर रहे हो, तो सो दैट रिक्वायर्स एनर्जी। तो इस दौरान काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, बढ़ती कौन सी वाली एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। दैट्स व्हाट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ये सवाल इतना रिपीट होता है, इतना रिपीट होता है कि एवरी सिंगल टाइम यू सी अ पास्ट पेपर क्वेश्चन यू विल सी दिस थिंग बीइंग आस्क्ड कि why boiling requires energy, or why melting something requires energy, or why is the temperature constant when something is boiling or when something is melting even though you are heating it. So इसका आंसर हम अभी हम दोबारा से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जरा टेम्परेचर चेंजेस के ऊपर आ जाते हैं। तो हमने कहा कि यार आपने अगर किसी चीज का टेम्परेचर रेज करना है तो एसेंशियली आप क्या कर रहे हैं, आपको ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी तो इसका मतलब आपने उसको हीट की फॉर्म में एनर्जी देनी है। अब कितनी एनर्जी देनी है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। जस्ट टेक अ लुक एट टू एग्जांपल्स एंड देन वी विल कंटिन्यू। एक मिनट जरा पॉज कर रहा हूं मैं, मुझे कॉल आ रही, तब तक तुम ये एग्जांपल्स को देखो। ऑलराइट, क्या आगे कंटिन्यू करें? सो
हम सबसे पहले एक्सप्लेन करने लगे हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी इज अ क्वांटिटी, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके यूनिट होते हैं जूल्स पर डिग्री सेल्सियस या जूल्स पर केल्विन भी हो सकते हैं, ठीक है। सो टेम्परेचर ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी टेम्परेचर ऑफ यूनिट टेम्परेचर ऑफ सॉरी यूनिट्स ऑफ एनर्जी स्लैश यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। सो इट कैन बी जूल्स पर केल्विन एज वेल। बट व्हाट इज दिस एनर्जी? इसकी कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जिसको आप टेम्परेचर रेज करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है। और कितना टेम्परेचर? you just have to if you have just have to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius, तो इसे आप हीट कैपेसिटी कहते हो। समझ में आ रही बात? अब इस बात को समझो कि हीट कैपेसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है। आप एनर्जी को, जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज होगी किसी भी सब्सटेंस से, उसको आप Q से शो करोगे। तो यहाँ पे Q लिखा हुआ है, ये Q लिखा हुआ है। जो हीट कैपेसिटी है सब्सटेंस की, उसको आप C से शो करोगे, कैपिटल C से, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, मतलब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, उसको आप ट्राइंगल टी एज एन डेल्टा टी से शो करोगे। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा टी। ये जो ट्राइंगल होता है डेल्टा, इसको इसलिए डालते हैं यहाँ पे चेंज शो करने के लिए। अब मेरे पास दो सब्सटेंसेस हैं, अब इसके बारे में जरा सोचना। एक सब्सटेंस 1 है, एक सब्सटेंस 2 है, दोनों को मैंने बराबर हीट दी है, मतलब दोनों की Q की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे दोनों को मैंने Q की वैल्यू कितनी दे दी? 2000। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ दोनों की हीट कैपेसिटी को। बात समझ में आ रही है? साइमल्टेनियसली दोनों को कैलकुलेट कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड कि C का फायदा क्या है, C से दोनों बॉडीज के बीच में हम क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। सो दोनों बॉडीज को मैंने 2000 जूल्स की एनर्जी दी, मतलब मैंने जो Q की वैल्यू है उसकी जगह 2000 यहाँ भी डाल दिया, यहाँ भी डाल दिया। अब दोनों बॉडीज की C वैल्यू मुझे नहीं पता, इसकी भी C वैल्यू अननोन है, इसकी भी C वैल्यू अननोन है। लेकिन इस बॉडी का फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर देखो, 48 माइनस 25 किया, ये इसका आ गया डेल्टा टी, यहाँ पे निकल गया, कितना आएगा? 23 आएगा, वट एवर। सो 23 फिर वहां जाके 2000 से डिवाइड होगा। हमारी C की वैल्यू आ रही है 86.9 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस, राइट। दूसरी तरफ चलते हैं, उसका टेम्परेचर चेंज जो था वो 25 से, उसका भी इनिशियल टेम्परेचर 25 ही था, लेकिन वो सिर्फ 40 डिग्री तक उसका टेम्परेचर राइज किया। उसका मैंने यहाँ पे 40 माइनस 25 किया, 15 आएगा, 15 जाके 2000 से डिवाइड होगा, फाइनली आंसर आ रहा है 133.3। सो हीट कैपेसिटी 2 की ज्यादा है, 2 की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। बट इसका मतलब क्या हुआ? अब आप दोनों को कंपेयर करो, किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा आई है? 2 की ज्यादा आई है। अगर मैं दोनों ऑफ सब्सटेंसेस को सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करता हूं, तो ज्यादा टेम्परेचर किसका राइज हुआ है? ज्यादा टेम्परेचर किसका राइज हुआ है? जरा रिकॉग्नाइज करो और मुझे जवाब दो। यहाँ से देख के आपके सामने सारी वैल्यूज लिखी हैं, वी प्रोवाइडेड वन का 1 का टेम्परेचर ज्यादा राइज हुआ है, जबकि 1 की हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम है या ज्यादा है? कम है। सो ये इस बात को आपने समझना है कि हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी नीडेड होती है, इसकी ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर बढ़ाने की। अगर इसके 1 डिग्री को, इसको सिर्फ टेम्परेचर बाय 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको 86.9 जूल्स चाहिए, तो 2 डिग्री बढ़ाने के लिए इसका डबल टेम्परेचर चाहिए, और 23 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 10 मल्टीप्लाइड बाय 23 चाहिए आपको। तो इसका टेम्परेचर जो है वो 48 तक राइज कर गया, ठीक है। दैट्स व्हाई इसको हमने जो एनर्जी दी वो 23 तक इसका टेम्परेचर राइज कर गया। लेकिन 2 की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, उसका सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको 133.3 जूल्स देना है। अब आपने उसको भी इतनी एनर्जी दी, उसको भी इतनी एनर्जी दी, लेकिन क्योंकि इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो ओवरऑल इसके टेम्परेचर में कम डिफरेंस आएगा, एज यू कैन सी। सो ये बात याद रखो, जिस सब्सटेंस की ज्यादा हीट कैपेसिटी होगी, द लार्जर द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, the more energy it needs to raise its temperature. If two objects are made from the same material, they will have this different heat capacities if their masses are different. ये बात तो हमने पढ़ ली कि ज्यादा हीट कैपेसिटी होने से टेम्परेचर कम राइज करता है, गिवन इफ यू आर हीटिंग द ऑब्जेक्ट्स विद द सेम एनर्जी। अब इस बात को रियलाइज करो कि लेट सपोज ये दोनों आयरन के बने हुए थे ब्लॉक्स। अगर ये दोनों ब्लॉक्स आयरन के बने हुए थे, लेकिन 2 जो है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा है, या 2 का मास थोड़ा सा ज्यादा है, तो जिस चीज का मास ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसको एनर्जी, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो अगर सेम मटेरियल के दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए,
दो ब्लॉक्स हैं लेकिन सेम मटेरियल के बने हुए हैं, लेकिन जिसका मास ज्यादा है उसकी हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपके पास एक ग्लास पानी है और एक जग पानी है, ज्यादा हीट कैपेसिटी किसकी होगी, एक ग्लास पानी की या एक जग पानी की? है तो दोनों में पानी, लेकिन हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी? जग वाले जो जग भरा हुआ है पानी का पूरा, या एक ग्लास जो भरा हुआ है? जग। जग, जग। उसका मास ज्यादा है तो उसको ज्यादा ही, उसको आप टेम्परेचर दोनों का सब सेम, उनकी उनको हीट प्रोवाइड करना शुरू करोगे, लेकिन टेम्परेचर ग्लास का जल्दी जल्दी राइज करेगा और जग का टेम्परेचर स्लोली राइज करेगा। Okay, let's continue and now talk about the more important part of this chapter, which is called specific heat capacity. अब हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल सी से शो कर रहे थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको हीट कैपेसिटी फिर भी पढ़ा रहा हूं, याद रखो कि हीट कैपेसिटी अब टेक्निकली टेम्परेचर से इस चैप्टर से निकल चुकी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब आपके चैप्टर में सिर्फ रह गई है, ठीक है? बट एनीवेज वी आर स्टिल गोइंग टू लिंक द टू टुगेदर सो वी कैन अंडरस्टैंड द होल चैप्टर प्रॉपर्ली। थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, मैंने सिलेबस चेंजेस आपको, आपका जो सिलेबस पूरा है इस चैप्टर को मैंने यहाँ पे डाल भी दिया है, इस सीआईई के सिलेबस से ही मैंने लिया हुआ है। तो इसमें देखो हीट कैपेसिटी की जानना है पता नहीं, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पता होना जरूरी है। एनीवेज तो अब बात यहाँ पे ये हो रही है, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हीट कैपेसिटी को हमने डिफाइन किया था, देखो दोनों की डेफिनेशन कंपेयर करना। हीट कैपेसिटी थी एनर्जी नीडेड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी एनर्जी नीडेड है टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का आपके पास यूनिट मास हो, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं सब्सटेंस की। तो इसमें हमने मास के भी डिवाइड करके मास को एक तरह से इररेलेवेंट कर दिया, मतलब कि अब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका अब हम यूनिट मास की बात कर रहे हैं, तो मतलब मासेस तो अब 1 kg का ही आप सबका कंपेयर कर रहे हैं या 1 ग्राम का ही कंपेयर कर रहे हैं, यूनिट का मतलब होता है 1। अब मास का यूनिट क्या होता है, 1 ग्राम या 1 kg या जो भी ले रहे हो मास का यूनिट। तो कंपैरिजन करने के लिए लेट सपोज हम 1 kg के दो ब्लॉक्स लेते हैं, ठीक है? अब याद रखो कि क्योंकि अब मास स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, 1 ग्राम या 1 kg सबका बराबर, तो ये बात याद रखो कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट मास के बट उनका मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल है, जैसे अब पानी की एग्जांपल ले लेता हूँ, एक जग में पानी है पूरा भरा हुआ और एक ग्लास में पानी है, ऑब्वियसली जग में पानी ज्यादा है, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मास से फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास जग में पानी भरा हुआ है या पूरा टैंक भरा हुआ पानी का या एक ग्लास पानी है, एज लॉन्ग एज दे आर बोथ द सेम मटेरियल, दे आर द सेम सब्सटेंस, कम या ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू वही रहती है। सो जग में जो पानी है, ग्लास में जो पानी है, टैंक में जो पानी है, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबकी 4200 जूल्स पर केजी होती है, तो वो तो चेंज नहीं होगी, ठीक है? अब इसका फॉर्मूला अब आपने याद करना है, तो उससे स्पेसिफिक का वर्ड जहां याद आ गया वहां पे पर यूनिट मास का जो आपने फ्रेज है वो डेफिनेटली ऐड करते हैं। अब वही बात, क्यू क्या चीज होती है, एनर्जी, ये मास क्या होता है, एम, सी क्या है, स्मॉल सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस फॉर्मूला में, और टेम्परेचर चेंज क्या है, डेल्टा टी। इस फॉर्मूला को अपने पास लिख लो और अभी याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, इन दिस इंटायर सेक्शन, ये फॉर्मूला अभी लिख लो, अभी याद कर लो, क्योंकि अभी आपसे मैं 2-3 एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा इसी फॉर्मूला के थ्रू।
ऑल राइट, आई एम होपिंग कि सबने डेफिनेशन और फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। फॉर्मूला के सारे यूनिट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो इफ यू वांट टू टेक अनदर मिनट टू राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ दीस सिंबल्स, डू दैट एज वेल। अब मैं जो बात एक्सप्लेन कर रहा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से कौन सी चीजों की डिफरेंट होती है, जिनका मटेरियल डिफरेंट होता है, जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, डिफरेंट मेटल्स हैं, डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। बट अगर कॉपर के ही दो ब्लॉक्स बने हुए, एक बड़ा एक छोटा है, उनको मास डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की ही होती है, ठीक है। अब लार्जर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि ज्यादा एनर्जी चाहिए टेम्परेचर रेज करने के लिए। तो जैसे हमने देखा था हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है तो टेम्परेचर में कम राइज आता है, इसी तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब ज्यादा होगी तो टेम्परेचर में राइज कम ही आएगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। लेट्स सी दिस थ्रू एग्जांपल्स, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये मैंने सॉल्व की हुई है, ये मैंने सॉल्व की हुई है, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करने के लिए भी दूंगा आज क्लास में। अब मेरे पास एक कॉपर का ब्लॉक है और एक मेरे पास एक गोल्ड का ब्लॉक है, दोनों सेम आइडेंटिकल मासेस के, ताकि फेयर कंपैरिजन हो, सेम फेयर कंपैरिजन करना चाहता हूं मैं, तो कॉपर और गोल्ड को कंपेयर कर रहा हूं। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम है 25, फाइनल टेम्परेचर मुझे दोनों का नहीं पता। कॉपर की इंटरनेट से मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल के लिख ली, कितनी है 0.386 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये जो यूनिट्स हैं ये बेटा आपको लिखने आने चाहिए, और उसका मैं एग्जांपल सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन भी करूंगा। यूनिट आपको याद होने चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है या जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ठीक है। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि आपने पर ग्राम कब रखना है या पर केजी कब रखना है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि जूल्स पर ग्राम लिखा हुआ है, तो इसका मास भी ग्राम में ही डालना पड़ेगा फॉर्मूला में, ठीक है। बट एनीवेज, तो मुझे निकालना क्या है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। दोनों को मैंने एनर्जी कितनी दी है, 1000 जूल्स की एनर्जी दी है, तो फेयर कंपैरिजन है, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम है, दोनों का मास सेम है, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है। ऑल राइट, अब हम क्या करते हैं, इनका कैलकुलेट करते हैं डेल्टा टी। मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। तो मैं डेल्टा टी को सब्जेक्ट बनाया, Q अपॉन एम सी हो गया, राइट, क्योंकि M और C वहां जाके Q से डिवाइड हो जाएंगे। मैंने कैलकुलेशन की, मेरा टेम्परेचर चेंज आया 39.9 कॉपर के लिए। तो कॉपर का इनिशियल टेम्परेचर था 25, फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा जब इसमें मैं टेम्परेचर चेंज को ऐड कर दूंगा, क्योंकि इसे हीट किया, तो इसका फाइनल टेम्परेचर आ रहा है 64.9 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर में चेंज कितना आया, 39.9 का चेंज आया 1000 जूल्स की एनर्जी देने से। अब इसी बात को हम गोल्ड के लिए चेक कर लेते हैं। तो गोल्ड का मैं इसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, सेम वही मास है, सेम उतनी एनर्जी दी, सेम इनिशियल टेम्परेचर है, लेकिन इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कॉपर से ज्यादा है या कम है। इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है देखो, कॉपर से ज्यादा है या कम है, कम है। वो लेट्स, कम है। तो गेस करो कि इसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा आना चाहिए या कम आना चाहिए, सेम ज्यादा। ज्यादा आना चाहिए। सो हुआ क्या कि हमने फॉर्मूला लगाया, वही 1000 लिखा, ये सब लिखा, लेकिन बस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसके यहाँ पे डिफरेंट है। आंसर देखा तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है 122 का, तो मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, जब 25 में ये मैं चेंज ऐड कर दूंगा तो 147.1 इसका टेम्परेचर, तो ये कहीं ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ा है। दोनों को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी थी, सेम टाइम के लिए, सेम स्टोव के साथ या सेम चीज से हीट किया, एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में, मास भी दोनों का सेम है, बिल्कुल फेयर कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन गोल्ड का टेम्परेचर ज्यादा राइज कर रहा है। सो इसका मतलब गोल्ड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी कम, इसका टेम्परेचर ज्यादा जल्दी राइज करेगा, बिकॉज दिस वाज द एनर्जी needed to raise the temperature. It needs less energy to raise its temperature. So if we both give them the same amount of energy, ज्यादा टेम्परेचर इसका राइज करेगा, और इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए पर केजी पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करवाने के लिए, तो इसके अंदर टेम्परेचर का राइज कम आ रहा है, इसका टेम्परेचर का डिफरेंस कम आ रहा है। गॉट इट। तो ये बात आपने समझ ली, जिसका टेम्परेचर ज्यादा राइज करेगा वो इसलिए राइज कर रहा है सेम एनर्जी प्रोवाइडेड के लिए, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट ज्यादा है एनर्जी अपने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो अब हमने दो एग्जांपल्स आपके सामने मैंने सॉल्व किए और एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन भी कर दिया कि कम या ज्यादा हीट कैपेसिटी होने का मतलब क्या है, व्हाट डज दैट मीन इन द रियल वर्ल्ड, राइट। अब एक्सपेरिमेंट आप लैब में कैसे परफॉर्म करोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। अगर सॉलिड के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो ये वाला सेटअप है, लिक्विड के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो ये सेटअप है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड।
आपको ऑब्वियसली सॉलिड, जो भी सॉलिड चाहिए, जैसे लेट सपोज आपको एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये जो ब्लॉक है ना ब्लू कलर का, ये एल्यूमिनियम का ब्लॉक है। इसको हमने ऐसे ब्लॉक लेना है जिसके अंदर यहाँ पे दो स्लॉट्स हो, दो जगह हो, दो पॉइंट्स हो, जिसके अंदर एक के अंदर हम थर्मोमीटर रख सकते हैं और एक के अंदर इमर्जन हीटर, जो कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई से कनेक्टेड होगा, हीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं हीट करने के लिए। ठीक है, बाहर से इसको इंसुलेशन से कवर किया है। इंसुलेशन से इसलिए कवर किया ताकि जो हीटर इसको हीट प्रोवाइड करे वो यहां से स्केप कम से कम हीट जो है वो लॉस होगी, तो हीट लॉस, लेकिन इसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने बाहर से इसको इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया। इंसुलेटिंग मटेरियल की अच्छी एग्जांपल क्या होती है, वुल वगैरह। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो अब हीटर को मैं पावर किससे कर रहा हूं, अपनी पावर सप्लाई से या अपनी बैटरी से। बैटरी के साथ हम पैरेलल में एक डिवाइस लगाते हैं जो वोल्टेज मेजर करता है, जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। और सीरीज में, उसके साथ सीरीज में, अभी आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के सारे चैप्टर्स पढ़ोगे मेरे साथ, तो ऑब्वियसली वी आर गोना एक्सप्लोर दिस फर्दर, बट हमें एटलीस्ट वोल्ट मीटर और एमीटर का इतना पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा पावर सप्लाई से, और सीरीज में एमीटर लगेगा। एमीटर करंट को मेजर करता है एम्पेयर्स में, और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है वोल्ट्स में। ठीक है, तो आप और आपको क्या चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए टाइम मेजर करने के लिए, और क्या चाहिए आपको, बैलेंस चाहिए इस ब्लॉक का मास मेजर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेजर एंड, आप सबसे पहले क्या करेंगे, मेजर एंड रिकॉर्ड द मास ऑफ द सॉलिड यूजिंग अ बैलेंस। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखा होता है, स्केल रखा होता है, उसके ऊपर आप रखोगे अपना ब्लॉक, खाली ब्लॉक, और उसका मास नोट डाउन कर लोगे। ग्राम्स में करना है, केजी में करना है, आपकी मर्जी। उसके बाद अपरेटस को इस तरह अरेंज करो जैसे आपको शो किया। ठीक है, सारी चीजें कनेक्ट कर दी, थर्मोमीटर अंदर रख दिया, सब कुछ कर दिया। अब आपने क्या करना है कि अभी पावर सप्लाई को स्विच ऑन नहीं करना, अभी स्विच ऑफ है, कोई अभी हीटर गर्म होना शुरू नहीं हुआ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू आपने नोट डाउन कर ली, इसको हम कहते थे T1। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आप पावर सप्लाई को स्विच ऑन करें और साथ साथ अपनी स्टॉप वॉच के अंदर भी टाइम स्टार्ट कर दें। स्टॉप वॉच का बटन स्टार्ट का प्रेस कर दिया, स्टार्ट स्टॉप वाला बटन प्रेस कर दिया, स्टॉप वॉच में टाइम स्टार्ट हो गया। पावर सप्लाई हीट अप होगी, तो पावर सप्लाई में कैसे हीट अप होगी, क्योंकि इसमें से यहाँ पे करंट पास होगा। करंट आपका एमीटर से आप नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में। आपने करंट नोट डाउन कर लिया और आपने वोल्टेज की वैल्यू भी नोट डाउन कर ली। सो करंट इन एम्पेयर्स, लेट सपोज 2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, तो 2 एम्पेयर्स का करंट आपने नोट डाउन कर लिया, फ्लो कर रहा है। वोल्टेज आपका लेट सपोज था 6 वोल्ट्स का, तो 6 वोल्ट्स का आपने वोल्टेज नोट डाउन कर लिया। अब आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, टाइम चल रहा है, करंट और वोल्टेज की आपने तब तक वैल्यू नोट डाउन कर ली जब तक हीटर ऑन था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपने हीटर को स्विच ऑफ, पावर सप्लाई को स्विच ऑफ किया, और अब आप टाइम को भी रिकॉर्ड करेंगे साथ साथ। कितना साथ में अपनी स्टॉप वॉच भी रोक देंगे, स्टॉप वॉच को स्टॉप करेंगे और देख लेंगे, टाइम नोट डाउन कर लेंगे कि कितना टाइम आपने यूज किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू भी थर्मोमीटर से मेजर कर लेंगे कि फाइनल टेम्परेचर क्या है हीटअप होने के बाद ऑब्जेक्ट का। तो हमने कितनी रीडिंग्स ली, इनिशियल टेम्परेचर लिया, फाइनल टेम्परेचर लिया। ठीक है, मास मेजर किया हमने, करंट और वोल्टेज की वैल्यू मेजर की, और हमने टोटल टाइम मेजर किया जो हमने स्टॉप वॉच से मेजर करना था। तो कितने सारे वेरिएबल्स हो गए, m हो गया, T1 हो गया, T2 हो गया, I हो गया, V हो गया, T हो गया, ये सारी चीजें हो। अब हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। देखो, जो एनर्जी ने हीट एनर्जी सप्लाई की है ना हीटर ने, उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, हीटर की पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, पावर का यूनिट होता है वॉट्स, टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स। अब हमने पावर का यूनिट वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, फातिमा तुमने तो मेरे साथ ही पढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली यू शुड नो पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। अगर किलो वॉट में दिया हुआ है पावर का यूनिट, तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके पहले वॉट में पावर को कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अगर आपको डायरेक्टली पावर दी हुई है, तब तो आप पावर इनटू टाइम से आप एनर्जी सप्लाइड बाय द हीटर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू मेजर की थी, तो याद रखो कि पावर जो है वो करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज से भी आती है। ये जो यहां से रीडिंग ली थी करंट की और वोल्टेज की रीडिंग, जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको हीटर की पावर पता चल जाती है। सो यहाँ पे जब मैंने लिखा है पावर इनटू टाइम, आई कैन आल्सो राइट दिस एज करंट इनटू वोल्टेज इनटू टाइम, IVT। सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम दैट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन
कि क्या उन्होंने आपको डायरेक्टली पावर दी भी है तब तो पावर इनटू टाइम, ये बात गौर से सुननी है आपने। वॉट्स में अगर पावर दी भी है तब तो डायरेक्टली पावर इनटू टाइम, टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, नहीं है सेकंड में तो आप कन्वर्ट करोगे। और अगर करंट और वोल्टेज की रीडिंग दी हुई है तो करंट इनटू वोल्टेज और फिर इनटू टाइम, करंट इनटू वोल्टेज से पावर आती है। ओके, यहां तक अभी तक हम सही चल रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो लिक्विड ने या सॉलिड ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसका क्या फॉर्मूला है, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एम सी डेल्टा टी। एम क्या है, मास ऑफ द सॉलिड और लिक्विड। सी क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि अभी हमें नहीं पता, ये अननोन है, इसको तो हमें फाइंड करना है। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी T2 और T1 इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो होगा ऑब्वियसली। सही है। अब मजे की बात ये है कि अगर हम अज्यूम कर लें, ये अजम्पशन है, बहुत बड़ी अजम्पशन है, कि जितनी भी एनर्जी आपने सप्लाई की है हीटर से वो सारी की सारी मेरे सॉलिड ने ही एब्जॉर्ब की है। जितनी एनर्जी में प्रोवाइड कर रहा है हीटर मेरा, वो जब पावर सप्लाई से जितनी एनर्जी आ रही है वो सारी की सारी हीटर में आके सारी सॉलिड को मिल रही है। ये अजम्पशन है बहुत बड़ी, बट क्या रियलिटी में ये अजम्पशन ट्रू होगी, या इस अजम्पशन को हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं, रियल लाइफ में थोड़ा सा एनर्जी कहीं और भी जाएगी, अगर जाएगी तो बताओ कहाँ कहाँ जा सकती है। बाहर जाएगी, बाहर वेस्ट हो सकती है एनर्जी, सराउंडिंग्स में जाएगी, लेकिन उसको हमने प्रिवेंट थोड़ा बहुत मिनिमाइज करने की कोशिश की है, किस तरह, थ्रू दिस इंसुलेशन। ठीक है, तो कोई अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि इसको वार्म रखे और हीट को ना एस्केप करने दे। ऑब्वियसली इसके अलावा हीटर शुरू में खुद ठंडा होगा, इस बात को भी गौर से सुनो, हीटर खुद शुरू में ठंडा होगा और हीटर खुद पहले गर्म होगा, उसके बाद सॉलिड को गर्म करना शुरू करेगा। तो सम ऑफ द एनर्जी इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय द हीटर इटसेल्फ। थर्मोमीटर खुद ठंडा होगा, वो खुद पहले गर्म होना शुरू होगा, फिर उसके बाद वो रीडिंग देना शुरू करेगा। सो हीट सारी की सारी सिर्फ सॉलिड नहीं एब्जॉर्ब कर रहा, सराउंडिंग्स में एनर्जी जा रही है, ये एनर्जी यूज करेगा हीटर खुद, और टेम्परेचर भी एनर्जी थोड़ी बहुत यूज करेगा गर्म होने के लिए। सो सम ऑफ द एनर्जी इज डेफिनेटली गोइंग टू अदर प्लेसेस एज वेल। सेम इन केस ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के अंदर क्या डिफरेंस है, सब सेटअप वही है, सिर्फ एक लिक्विड है जो मैंने एक कंटेनर में रखा हुआ है और उसके ऊपर लिड लगाई हुई है ताकि एनर्जी ना एस्केप करे, लेकिन लिड में दो होल्स हैं यहाँ पे, या एक जगह से टेम्परेचर इमर्ज किया हुआ और एक जगह से इमर्जन हीटर डाला हुआ है, बाकी सब वही है। सो कमिंग बैक टू दिस, अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, सो सारी की सारी एनर्जी जो हीटर ने सप्लाई की है, मतलब ये वाली एनर्जी, ये सारी की सारी एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा सब्सटेंस, मतलब हमारा सॉलिड या हमारा लिक्विड, ये एनर्जी। तो मतलब ये और ये, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों इक्वल हैं, सारी की सारी जो उसने दी वो सब उसने एब्जॉर्ब कर ली। तो क्या मैं लिख सकता हूँ IV T इज इक्वल टू MC डेल्टा T, दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीटर इक्वल टू दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस। मैंने इक्वल कर दिया। अब इसमें मैंने करंट मेजर किया हुआ है, वोल्टेज मेजर किया हुआ है, टाइम मेजर किया हुआ है, मास मेजर किया हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस निकाला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रह क्या गया, C is the only thing that I have to find. So can I calculate this in the lab? मैं लैब में जाके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकता हूँ। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी होगी या बाकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी होगी। इन योर एग्जाम क्वेश्चन एनीथिंग कैन बी अननोन, ठीक है। दिस होल प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, बट जो भी होगा इवेंचुअली, हो सकता है आपको करंट और वोल्टेज अलग अलग दिया हुआ, आपको IVT लगाना पड़े, हो सकता है आपको सिर्फ पावर डायरेक्टली दे दे तो आप पावर इनटू टाइम कर लोगे, ठीक है। हो सकता है आपको टेम्परेचर के यूनिट्स चेंज करने पड़े, हो सकता है आपको मास के यूनिट्स चेंज करने पड़े, सारी बातें एग्जाम में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले आपको कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे करवाऊंगा, अब जरा रुको। सर जी बेटा। ये आई क्या है? आई का, हाँ मैं बता तो रहा था वैसे बीच में, लेकिन अब दोबारा से बता देता। आई है आपका करंट, आई करंट है, V वोल्टेज है, T टाइम है, छोटा वाला T टाइम है, M is your mass, C is your specific heat capacity which you are trying to find, and delta T is the difference of initial and final temperature. ठीक है, ओके, यस। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिनको अभी हम क्लास में सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आज की क्लास एंड करेंगे। बट एग्जांपल हमने पहले सॉल्व करनी है, हमारे पास 20 ऑड मिनट्स हैं, ठीक है। वी विल सॉल्व द एग्जांपल्स। अब जरा अपने कैलकुलेटर वैलकुलेटर वगैरह सब रेडी रखना, ठीक है। चलो
4-5 क्वेश्चन है हमने। पहले ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। सो आई विल गिव यू 4 minutes टू सॉल्व पार्ट ए। 1A आपने सॉल्व करना है। 4 मिनट्स में आपको देता हूँ, सॉल्व करो, उसके बाद फिर हम इसको आंसर डिस्कस करते हैं। चलो शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ आपको।
आंसर नहीं बताया मुझे बहुत सारे लोगों ने, सिर्फ अभी तक फातिमा ने आंसर दिया है। और अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम जरा जरा स्पीड अप होकर सब सॉल्व करने की कोशिश करना। चलो जल्दी से नोटिस करें क्या क्या है। देखो आपके पास पावर दी हुई है, आपको पावर दी हुई है, मास दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, और यहाँ पे आपको इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर से आप टेम्परेचर चेंज निकाल सकते हो। आपको निकालना क्या है, टाइम फाइंड आउट करना है। आप फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, राइट साइड पे तो आएगा एम सी डेल्टा टी, यही है फॉर्मूला आपका, एम सी यस सर, यही है। डेल्टा टी। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको टाइम टाइम दिया हुआ है, और पावर जो है, टाइम आपने निकालना है और पावर दी हुई है आपको। ठीक है, आपको करंट और वोल्टेज नहीं, डायरेक्ट पावर यहाँ पे डालनी है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। अब जरा बात को समझते हैं कि पावर है कितनी। पावर किलो वॉट्स में दी हुई है, इसको वॉट्स में कन्वर्ट करना होता है, तो 3 × 1000 करना होता है, विच मीन्स के पावर जो है वो 3000 वॉट्स है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। मास 60। यहाँ पे नोटिस करो कि मास आपको केजी में दिया हुआ है, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो भी जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में, सो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग, ये एज इट इज दोनों चीजें यूज होंगी। टेम्परेचर चेंज 50 और 60 का, 10 और 60 का डिफरेंस कितना है, 50। अब आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम को यहाँ से कैलकुलेट करना है, सेकंड्स में आपका आपका टाइम आएगा बेटा। टाइम ये आपका सेकंड्स में आता है, यहाँ से मिनट्स में या आवर्स में नहीं आता। सो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 इंटू 4200 इंटू 50 करेंगे, और फिर इसी से डिवाइड कर लेंगे 3000 को। व्हाट वुड आई गेट, आई गेट 4200। मेरा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 4200, लेकिन ये आंसर सेकंड्स में आया है। ठीक है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ मिनट्स में, आवर्स में, तो मेरी मर्जी है, लेकिन जरूरत नहीं है। मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड बाय 60 कर लो, 70 मिनट्स आ जाएगा, ऑल्दो देयर इज नो नीड फॉर इट। क्या समझ में आया? अब दूसरा पार्ट करो, शाबाश। थोड़ा सा स्पीड दिखाएंगे, ठीक है। 2-4 मिनट में और वेट कर रहा हूँ, अगला पार्ट करो, शाबाश। कुछ क्वेश्चन हम क्लास में कर लेंगे, कुछ आपका। सर हमारा आंसर 4200 कैसे आया? बेटा ऐसे आया कि हमने सारी चीजें कैलकुलेटर में डाली ना, इसको आप इन दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। जब ये मल्टीप्लाई हो गया सब कुछ, तो 3000 फिर वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये बात समझ में आ रही है? जी सर, बस जी। ठीक है बस। तो आंसर जब कैलकुलेट किया तो 4200 आ रहा है। चलो पार्ट बी करो अब, शाबाश, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ।
So anyone got the answer? Shayan saying 0.5. What is the specific heat capacity of LME? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार और डिफरेंट है. It's slightly different from what we have done. ठीक है, मैं 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ फातिमा. तब तक मैं इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर रहा हूँ क्वेश्चन में. ठीक है, जो बाकी लोग हैं वो देखो. एल्यूमिनियम का इतना मास है, हीटेड टू 100. ऑल राइट, अब फातिमा हम इसको चेक करते हैं. सबका 2-3 लोगों का डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं. सो द क्वेश्चन इज नॉट सो सिंपल दिस टाइम. थोड़ा सा इसमें डिफरेंट चीजें हैं. वी हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग. आपके पास असल में 2 चीजें हैं जिनका आपने साइमल्टेनियसली कैलकुलेशन करनी है. वो है एल्यूमिनियम जो कि कूल डाउन हो रहा है, और आपके पास वाटर है जो कि हीट अप हो रहा है. सो एल्यूमिनियम विल बी लूजिंग एनर्जी, वाटर विल बी गेनिंग एनर्जी. ठीक है, कीप दैट इन माइंड. क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम एनर्जी लूज कर रहा है और वाटर एनर्जी गेन कर रहा है. एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो चीज ठंडा हो रहा है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज्ड बाय एल्यूमिनियम. ठीक है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू एनर्जी absorbed by water. पहली चीज तो हमें ये जहन में रखनी है. बात समझ में आ रही है? सो होपफुली ये बात सबको समझ में आ रही है. अगर हम इस बात को समझ सकते हैं तो आगे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा. तो यही चीज हमें सबसे पहले समझनी थी. एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? एनर्जी को लूज कर रहा है बिकॉज वो ठंडा हो रहा है. उसका इनिशियल टेम्परेचर उन्होंने 100 रखा था और 100 डिग्री सेल्सियस का गरम गरम एल्यूमिनियम का पीस उन्होंने पानी में डाल दिया था. तो अभी ये 100 पे है और पानी ठंडा है 10 डिग्री सेल्सियस पे. जब दोनों चीजों का फाइनल टेम्परेचर उन्होंने देखा एट द एंड, तो दोनों 30 पे आ चुके हैं. मतलब ये 100 से 30 पे आया है और ये 10 से 30 पे आया है. तो पानी ने एनर्जी अब्सॉर्ब की है और इसने एनर्जी लूज की है. सो एनर्जी रिलीज्ड बाय एल्यूमिनियम इज इक्वल टू एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर. अब दोनों के लिए मैं यही कैलकुलेशन करूंगा, एम सी डेल्टा टी. एल्यूमिनियम के लिए भी यही और वाटर के लिए भी मैं यही करूंगा, एम सी डेल्टा टी. ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे M1 C1 T1 और यहाँ पे M2 C2 T2, क्योंकि they are different things, they are not the same, right? This is all for aluminium, this is all for water. अब ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी assumption कर रहे हैं कि कोई भी एनर्जी सराउंडिंग में लूज नहीं हो रही. Every single joule of energy that is being lost by aluminium is being absorbed by water only. जबकि हमें पता है कि कुछ ना कुछ एनर्जी सराउंडिंग्स में भी लूज हो जाएगी. बट दैट्स व्हाट वी आर अज्यूमिंग ओवर हियर कि जितनी इसने एनर्जी लूज की सारी की सारी उसने एब्जॉर्ब कर ली. तो वो जो एनर्जी होती है वो MC डेल्टा टी के बराबर होती है. इसका भी MC डेल्टा टी आ गया, इसका भी MC डेल्टा टी आ गया. यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैल्यूज डालेंगे जो जो हमें पता है और यहाँ पे मुझे वाटर की वैल्यूज डालनी जो जो मुझे पता है.
अब एल्यूमिनियम के बारे में मुझे क्या पता है? क्या मुझे एल्यूमिनियम का मास पता है? बिल्कुल पता है। कितना है एल्यूमिनियम का मास? 0.5। एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुझे C1, आई डू नॉट नो, आई हैव टू फाइंड इट। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है एल्यूमिनियम का? 100 से 30 पे आया है। व्हाट इज द चेंज? -70। सो हम इसको बस सिंपली 70 रखेंगे, माइनस करने की जरूरत नहीं होती। एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट्स हैपनिंग, यू डोंट नीड द माइनस साइन, इट्स फाइन। ठीक है, अब आ जाते हैं राइट साइड पे। पानी का मास कितना है? याद रखो कंसिस्टेंट यूनिट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक तरफ ग्राम्स में हो एक तरफ केजी में हो, बट हमें अभी यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। वाटर का मास 0.4 kg है। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उन्होंने आपको बताई हुई है कितनी? 4200, ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन। दैट ऑफ वाटर इज 4200 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट से भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि क्या क्वांटिटी दी है। मूविंग ऑन, अब आपको डेल्टा टी, पानी का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है? 10 था इनिशियली, बाद में हो गया 30, तो कितना चेंज हुआ? 20 का चेंज हुआ। सब कुछ रीअरेंज करके आपने सॉल्व करना है। क्या है? सी फाइंड आउट करना है ना, तो सी को सब्जेक्ट बना लो, ये तीनों यहाँ चीजें कैलकुलेट करो, और ये भी वहां जाके डिवाइड कर लो। चलो अब इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अगर किसी को मैथमेटिकली मुश्किल लग रहा हो। पहले ये सब कैलकुलेटर में डालूंगा मैं। 0.4 इंटू 4200 इंटू 20, 3360 यहाँ पे आ गया, 33600 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे मैं C1 को अननोन रखूंगा, ठीक है। और क्या होगा कि ये जो 0.5 और 70 है, इसको मैं यहाँ जाके डिवाइड कर देता हूँ। 0.5 और 70 दोनों इधर आके इससे डिवाइड हो जाएंगे, तो C1 की वैल्यू मेरे पास आ जानी चाहिए। क्या आएगी फाइनल वैल्यू? देखो, 33600 obviously divided by 0.5 into 70, what do I get? I get 960। I get 960। अब ये वैल्यू किस चीज की है? जूल्स की। ये वैल्यू है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जिसके यूनिट्स क्या होंगे? जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होता है, या पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब स्लैश की दूसरी साइड पे या तो ग्राम और डिग्री सेल्सियस आएंगे या केजी। आप देखोगे एल्यूमिनियम और वाटर के हमने यूनिट्स कौन से यूनिट्स में लिए थे? मास केजी में लिया था, kg। तो यहाँ पे पर केजी पर डिग्री सेल्सियस आएगा। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो अगर अब आप लोगों ने ये दो चीजें कर ली हैं, तो अब आपने क्या करना है? ये पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से सबके सब स्क्रीनशॉट लो। एक बंदा ले ले और ग्रुप में भेज दे, ठीक है। ये आपने स्क्रीनशॉट लेना है। आई एम काउंटिंग टिल 3, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाले 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और ये वाले सारे क्वेश्चंस। अब मैं होप कर रहा हूं कि सबने ले लिया स्क्रीनशॉट। एम आई राइट? ठीक है, ये आपने होमवर्क के तौर पे करना है। परसों वाली क्लास में हम इन सबको पहले डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, चलो जी, सी यू गाइस ऑन थर्सडे। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।